बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे फिरौन के लाश के बारे में कि फिरौन के लाश के ऊपर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं, कि फिरौन के बाल और नाखून अब भी बढ़ते हैं, फिरौन की लाश कब, कैसे और कहां पर मिली, फिरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया। ऐसा कुछ मालूमात जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एएच मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, साल 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई के दावा करने वाले फिरौन का लाश का क्या हुआ था। सभी आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र पूरे विस्तार से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल कौम का पीछा करता हुआ एक फिरौन नामी शख्स अपने फौज समेत पानी में डूबकर गर्क हो गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम को पानी ने अल्लाह ताला के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। मगर उसके बाद क्या हुआ था, इसके बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी हुई है जिसकी किसी को समझ नहीं थी। कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा है, सो आज तक सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशानी इबरत हो जो तेरे बाद है, और हकीकत है कि बहुत से आदमी हमारे निशानियों से गाफिल हैं। दोस्तों, ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसके लाश को अल्लाह ताला के हुक्म से बाहर फेंक दिया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फिरौन की लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिर फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने लाश के ऊपर मसाला लगाकर उसे पूरी शान और शौकत के साथ ताबूत में रखकर उसके लाश को महफूज कर दिया। हुनूद करने की इस काम के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन जो कि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमक की तरह एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने उसके जिस्म पर नमकीनात की वो तह उसी तरह से रहने दी और उसे उसी तरह से हुनूद कर दिया, यानी उसके लाश को प्रिजर्व कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा, जमीन व आसमान में बहुत से बदलाव आए जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। यहाँ तक कि फिरौन की हुनूद शुदा लाशें भी जमीन की तहों में गुम हो गई। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गई। इस वाक़े के लगभग 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाई। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फिरौनों के किस्से बड़ी डिटेल्स के साथ बयान किए गए थे, और उसी सिलसिले में उस फिरौन के लाश को महफूज रखने की आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब ईमान वालों का पक्का यकीन तो था, मगर वो समझने से नाकाम थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले फिरौन का लाश कहाँ महफूज है और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। दोस्तों, साल 1871 में मिस्र के एक शहर अल गोर्निया से ताल्लुक रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर फिरौन के हुनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक पहुंच मिल गई। ये चोर छोटी मोटी चीजें चोरी करके उसकी तस्करी किया करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसे की जगह पर उसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला, वहाँ वो चोरी के लिए खोद रहा था कि उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया
और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो साल 1891 में दूसरी मम्मियों के साथ उसी डूबने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने की जगह पर उसका नाम लिखा हुआ था। जब उन मम्मियों को डिटेल्स के साथ जांच पड़ताल किया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जब ये नबकियात की तह से साबित हो गया कि वही फिरौन है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी में डुबाकर गर्क किया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ा वाकया था। इसके सबूत के लिए दुनिया भर के माहिरीन और साइंसदान मिस्र की तरफ जाने लगे। अलग अलग साइंटिफिक टेस्ट के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने साबित कर दिया कि दूसरे तमाम लाशों के मुकाबले सिर्फ फिरौन के लाश पर ही समंदरी नबकियात की तह जमी हुई थी। उसी सबूत के बाद उसे फिरौन के लाश करार देकर म्यूजियम में महफूज कर दिया गया। साल 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस के हुकूमत को दरखास्त की कि फिरौन के मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। आधुनिक विज्ञानी तकनीक से उसकी मौत की वजह भी मालूम हो जाए। मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया और उसी सिलसिले में फिरौन के लाश को फ्रांस ले जाने के लिए फिरौन की मम्मी यानी उस लाश का पासपोर्ट बनाया गया, क्योंकि फ्रांस के अंदर दाखिले के लिए उस वक्त लाश का भी पासपोर्ट बनवाना जरूरी था। दोस्तों, जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर खुद हुकूमत के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, तमाम लोग और फौज के अफसरों के साथ फिरौन की लाश की इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी बड़े जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फिरौन के लाश को माहिर डॉक्टरों के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मॉरिस ने की। माइक्रोस्कोप टेस्ट के जरिए मम्मी के तमाम अंगों का बारीकी से जांच पड़ताल किया गया तो मालूम हुआ कि उसके लाश और जिस्म में समुद्री जर्रात अभी भी मौजूद है और उसका गोश्त हर रोज ताजा होता है और बढ़ता है और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबकर हो, ये बात डॉक्टर मॉरिस के लिए हैरान कुन बात थी। उसने उस मम्मी के बारे में और भी बारीकी से जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उस बादशाह के मौत की हालात मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में डिटेल्स के साथ दर्ज है। उसे मालूम था जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामिक देश है। खोज के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंटिस्ट था। उसने उस मामले में मिस्र के एक साइंटिस्ट से मुलाकात की। उस साइंटिस्ट ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 का तर्जुमा सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकलकर उसकी लाश का हुनूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसदान के मुताबिक दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक तरफ था और बहुत ही साफ था। दोस्तों, ए अल्लाह ताला की शान, मकाम और मर्तबा है और उसने फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया था और उस परवरदिगार के मुकाबले में आया, उसकी लाश को कयामत तक निशाने इबरत बना दिया गया। फिरौन वो अकेला शख्स है जिसके लाश पर गोश्त तरोताजा लगता है, उसके बाल और नाखून बढ़ते हैं, बल्कि उसके लाश पर गोश्त भी बढ़ता है और बढ़ता ही रहता है। इस म्यूजियम में चूहे रखे हुए हैं जो हर साल 15 मार्च को उस पर छोड़े जाते हैं। वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर उसको दोबारा शीशे के अंदर रखा जाता है।